So, कमिंग बैक टू द सीरीज जो चल रही थी अपनी, एंगर इज वन ऑफ द 7 deadly sin as described in बाइबल। तो जिन भी चीज़ों को एज ए सिन, एज ए पाप कर्म, एज ए गुनाह डिस्क्राइब किया गया है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ऐसा ये होता है कि उन चीज़ों को करने से, उन चीज़ों को इनमें इन्वॉल्व रहने से, उन चीज़ों में मुब्तला होने से इंसान की ज़िंदगी में परेशानियाँ, तकलीफ़ें आती हैं, चाहे वो जिस्मानी लेवल पे हो, शारीरिक लेवल पे हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लेवल पे हो, चाहे वो उसकी ज़िंदगी में हो। इसलिए इनको सिन कहा गया है और हम को ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए इस बात के लिए कि उसने हमको एक ऐसी पैथी, ऐसी पद्धति की स्टडी और प्रैक्टिस का मौका दिया है जो इंसान की इन गहरी समस्याओं से डील करती है। हम देखते हैं कि इस तरह की चीज़ें हमारी रिपर्टरीज में भरी पड़ी हुई हैं कि कोई बैड न्यूज़ सुन ली तो उससे दिक्कत, डिसअपॉइंटमेंट हो गया तो उससे परेशानियाँ, कोई ग्रीफ हो गया सडन या क्रॉनिक तो उससे प्रॉब्लम, किसी ने डोमिनेट किया तो उससे प्रॉब्लम। ठीक, किसी ने बहुत ज़्यादा क्रोध किया एक्यूटली, या कोई पुराना गुस्सा या नाराज़गी किसी के लिए अपने दिल में पाल ली, कोई बहुत ज़्यादा लस्टफुल कैरेक्टर का है, बहुत ज़्यादा लेसिवियस कैरेक्टर का है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सेक्सुअल सब्जेक्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व रखा, और इस तरीके से सो ऑन, फियर, डर गया, उससे होने वाली प्रॉब्लम्स। ठीक, एलोपैथी इन सब चीज़ों से डील नहीं करती, एक्चुअली उसका काम दूसरा है, दैट इज एन इमरजेंसी मेडिकेशन। ठीक, तो अभी अपना बेसिक टॉपिक जो चल रहा है वो एंगर चल रहा है, वन ऑफ द 7 डेडली सिन, एंगर, कि इसको करने से या इसको पाल लेने से इंसान को उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, और हमारी होम्योपैथी उनके साथ बहुत ही ज़बरदस्त एंड सक्सेसफुली डील करती है। जब आप लोग अपनी प्रैक्टिस में जाएंगे और इस चीज़ को करेंगे और इस चीज़ को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी गहराई से ये चीज़ें इंसान में इफेक्ट डालती हैं। और अब तो धीरे धीरे साइंटिफिक स्टडीज़ भी आती चली जा रही हैं कि इन सब चीज़ों का क्या इफेक्ट होता है ना। एंगर की प्रॉब्लम्स के लिए आप विदेशों में जाएं, यूएसए में जाएं, इधर उधर जाएं, आप देखें अलग अलग रिहेबिलिटेशन सेंटर बने हुए हैं जहां उनको साइको एनालिसिस किया जाता है, जहां उनको साइकोथेरेपी दी जाती है, जहां उनको एंगर मैनेजमेंट के सजेशन दिए जाते हैं। अकेले एंगर मैनेजमेंट यूनाइटेड स्टेट्स में एक बहुत बड़ी थेराप्यूटिक इंडस्ट्री का रूप ले चुका है। बात समझ में आई? तो ये कैसे ये चीज़ें प्रभावित करती हैं, और मेरी अपनी खुद की प्रैक्टिस में इसके मेरे पास सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। आज से करीबन 10-12 साल पहले की बात है, मेरे पास एक यंग बच्चे को लेके आया गया, इकलौता लड़का अपने माँ बाप का। उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ था जिसकी वजह से उसको सरदर्द होता था। फंक्शनल हाइड्रोसिफेलस उसको
डायग्नोस किया गया था। क्यों, क्या हुआ था? उसके ब्रेन में स्वेलिंग आ गई थी। उसके ब्रेन में स्वेलिंग आने की वजह से जो नैरो पैसेज रहता है, जो एक वेंट्रिकल को दूसरे वेंट्रिकल से जोड़ता है, वो पैसेज ब्लॉक हो गया स्वेलिंग की वजह से। अब उसको बहुत सरदर्द होना, धुंधला धुंधला दिखना। डॉक्टर्स ने उसको लेके गए बड़े हॉस्पिटल्स में, क्योंकि उसके माँ बाप पूरी तरीके से सक्षम थे, उसका ट्रीटमेंट करवा सकते थे अच्छी तरीके से। लेके गए एक बड़े हॉस्पिटल में, वहाँ उन्होंने ये चीज़ डायग्नोज करी और उन्होंने बोला भाई इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे की आईसाइट चली जाएगी हमेशा के लिए। और ऑपरेशन क्या बताया? बोले उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए यहाँ एक बाईपास बनाना पड़ेगा, एक शंट बनाना पड़ेगा। कैसे? एक छेद इधर करना पड़ेगा और वहाँ से एक ऐसे यहाँ पे जुड़ा रहेगा, एक छेद इधर, जिससे कि वो बाईपास बन जाए और फ्लूइड को मूव करने का मौका मिल जाए और प्रेशर रिलीज हो जाए। ये सुनते ही उसकी माँ, उसकी मम्मी दहाड़े मार मार के रोने लगी कि मेरा इकलौता बेटा है। जब उसको फिर उनने सोचा कि उस दूसरे ऑप्शन देखते हैं, तो किन्हीं ने उनको यहाँ का सजेस्ट किया। यहाँ आए तो उस वक्त जो कुछ भी समझ में आ रहा था, पूछ पाछ के उसको प्रिस्क्राइब की गई नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर से उसको सरदर्द में रिलीफ तो था, थोड़ा बहुत प्रेशर उसको रिलीफ हुआ, लेकिन पूरी तरीके से रिलीफ नहीं था उसको। आफ्टर 15 डेज जब मेरे पास वो लेके आए कि बोले हाँ इसको पहले से आराम है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है, अभी भी कभी कभी धुंधला ज़्यादा दिखने लग जाता है, अभी भी कभी कभी सरदर्द की परेशानी होने लग जाती है। तो उस बच्चे ने, 12-13 साल के बच्चे ने मुझे बताया, मैंने बोला बेटा क्या कुछ प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत हुई तुमको, कोई परेशानी हुई तुमको? तो उसने क्या बताया, वो बच्चा बड़ा सेंसिटिव था, इकलौता था, बड़े लाड़ प्यार से और समृद्धि में, प्रॉस्पेरिटी में पला हुआ था वो। और चूंकि माँ बाप की इच्छा थी कि इसको और अच्छे स्कूल में भेजा जाए, वो जिस स्कूल में पढ़ता था उससे उसको और अच्छे स्कूल में भेजा जाए। बच्चा कहने लगा नहीं मैं नहीं जाऊंगा वो वाले स्कूल में, यहाँ मेरे सब दोस्त यार हैं, है ना, यहाँ मेरी अच्छी वो हो गई है, जान पहचान भी हो गई सबसे, यहाँ मैं अच्छे से सेटल फील करता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। तो माँ बाप की इतनी उम्र का बच्चा अपना अच्छा बुरा समझता नहीं, तो उसकी विरोध के बावजूद, उसके अपोज करने के बावजूद उसको ज़बरदस्ती दूसरे स्कूल में डाल दिया। ये लड़के ने अपने मन, मेरे को बिल्कुल नहीं जाना था, इन लोगों ने ना मेरे साथ ज़बरदस्ती करी और मेरे को उस स्कूल में डाल दिया। उसके बाद से उसको प्रॉब्लम। See, ailments from domination. The rubric was ailment from domination, and ailments from domination in children. बच्चों पे दादागिरी कर देने से, अपनी इच्छा थोप देने से, जबरदस्ती या जबरन कुछ काम करवा लेने से होने वाली दिक्कतें। और सुनो, इसके साथ कंफर्मेशन क्या मिला कि उसकी दादी को की डेथ जो है वो कैंसर से हुई थी। कार्सिनोसिन वॉज प्रिस्क्राइब्ड और वो लड़का कुछ हफ्तों में पूरी तरीके से ठीक हो गया। तो एज ए होम्योपैथी बताने का मकसद ये नहीं है कि ये बताया जा रहा है कि देखो हमने कितनी बड़ी तीर चलाई, कितनी बड़ी तोप चलाई। ये इससे आप लोगों के दिमाग में एक विजन पैदा हो, एक नजरिया पैदा हो और आप समझ सकें कि किस तरीके से ये सब चीजें कितनी गहराई से
हम ह्यूमन बीइंग्स को प्रभावित करती हैं। इमोशंस, ये वैसे ये जो इमोशंस, एंगर, फियर, लव, हैप्पीनेस, डिजायर, एवर्जन, ये सारी चीजें जो दी गई हैं ऊपर वाले की तरफ से हमको, ईश्वर की तरफ से हमको, खुदा की तरफ से हमको, वो हमारे बेनिफिट के लिए दी गई हैं, एज ए टूल दी गई हैं। लेकिन जब यही टूल्स हमको नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं, एक्सेस में हो जाते हैं या बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ठीक, तो आप अच्छी तरीके से समझ लें, आपको एज ए होम्योपैथ एंगर को, जेलिसी को, फिर फ्राइड को, लस्ट को, जितनी भी ये मेंटल टेंडेंसीज हैं, ईगो को, हॉटीनेस को, घमंड को, बिल्कुल इस तरीके से देखना है जैसे कि आप किसी फिजिकल एंटिटी को देखते, किसी सब्सटेंशियल एंटिटी को देखते, जैसे कि आप फोड़े को देखते, आप अल्सरेशंस को देखते, आप इरप्शंस को देखते, आप फीवर को देखते, उसी तरीके से आपको इसको देखना है। ये भी सब्सटेंशियल है, बट दीज आर सिंपल सब्सटेंस, दे कैनॉट बी सीन बट दे कैन ओनली बी परसीव। इसको आप परसीव कर सकते। दुनिया में बहुत सारी चीजें होती हैं जो सिर्फ अपने इफेक्ट से जानी जाती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर वन ऑफ द एग्जाम्पल through which your mobiles, phones and other electronic things are operating. ठीक, तो आप अपन उसको देख नहीं सकते, बट देखो उस पर पूरी स्टडी हो चुकी, उसको इंसान कंट्रोल कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी, यू कैन नॉट सी इट, बट वो अपने इफेक्ट से जानी जाती। हो सकता है आगे जब इंसानी चेतना का और विकास होगा तो इन सब चीजों को भी नापा जा सकेगा, इफेक्ट्स ऑफ एंगर, इफेक्ट्स ऑफ इंडिग्नेशन, इफेक्ट्स ऑफ दिस, इफेक्ट्स ऑफ दैट। ठीक, सो हम ये, दिस इज 4th लेक्चर इन दिस सीरीज ऑफ एंगर, वन ऑफ द डेडली सिन, 7 डेडली सिन एज डिस्क्राइब्ड इन बाइबल। ओके, तो एंगर बहुत कॉमन चीज है आज के जमाने में। वैसे ही लोग बाग बहुत ज्यादा, जो कि अपने हिंदुस्तान में पहले ऐसा नहीं होता था, पहले संस्कारों की पकड़ होती थी, इंसान सब्र करना जानता था, सब्र करना सीखता था। लेकिन आज मटेरियलिस्टिक हो गया, माँ बाप के पास समय नहीं है, ना तो वो खुद ही ट्रेंड है इस चीज में, संस्कारों में या रिलीजियस लाइफ की ट्रेनिंग में, और ना ही उनके पास इतना वक्त होता है कि वो अपने बच्चों को ट्रेंड कर पाए। इसलिए देखो इम्पेशेंस कितना हावी हो गया है। इंसान को जो चीज चाहिए अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, बिना मेहनत के चाहिए, उधार लेके चाहिए। देखो कितना, अभी हम जब छोटे छोटे थे हमको याद है कि कोई कर्ज, बहुत ही रेयर लोग कर्ज लेना, लोन लेना पसंद करते थे। कोई बहुत बड़े कारोबारी हैं तो उनको छोड़ के आम आदमी तो लेता ही नहीं था कर्ज। जिंदगी भर की जमा पूंजी जो करता था उससे वो अपना जो कुछ भी है खरीदता और करता था। लेकिन आज के आदमी को अभी चाहिए। ठीक है, तो लोन्स का, कर्ज का बोलबाला है। हर दूसरा आदमी कर्ज के बोझ, यंग लड़के कर्ज के बोझ में दबे पड़े हैं। और किस लिए? अपनी शौक की चीजों में। बाइक के लिए लोन, मोबाइल फोन्स के लिए लोन, हर चीज। ठीक, तो इस तरह की लाइफ स्टाइल में, इस तरह के एटीट्यूड में एंगर, क्योंकि एंगर कब पैदा होता है? व्हाट इज द साइंस ऑफ एंगर? एंगर जब पैदा होता है जब हमारी जो डिजायर है, हमारी इच्छा जो है, उसमें कोई रोड़ा पैदा होता है, तो इफेक्ट आता है एंगर। और अगर आपकी रिलीजियस ट्रेनिंग नहीं है, जैसे कि आमतौर पे होती है, तो आमतौर पे आदमी सब्र नहीं कर पाता, उस क्रोध का, उस गुस्से के बहाव में बह जाता है, उसका शिकार हो जाता है, या तो कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे कि जो उसको नहीं करना चाहिए, या तो
खुद को बीमार कर लेता है। बात समझ में आई? सो एंगर आज के टाइम में वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं आमतौर पे पेट दर्द के लिए, और ये कारण निकल जाता है आमतौर पे कि किसी चीज के लिए जिद करी थी, माँ बाप ने मना कर दिया, उसको गुस्सा आ गया या वो चिढ़ के बैठ गया, अब उसको पेट दर्द होता है। सर इसको पेट दर्द हो जाता है, ऐसे पकड़ के बैठ जाता है। जांच करा रहे हैं, जांच में कुछ निकल के आता ही नहीं, करें तो करें क्या? ठीक, तो लास्ट 3 लेक्चर में हमने गुस्से, क्रोध, एंगर से होने वाली परेशानियों को लेकर स्टेफिस एग्रिया को डिस्कस किया। अब वन ऑफ द प्रोमिनेंट रेमेडी, बिल्कुल जो स्टेफिस एग्रिया के बराबर पे ही करीब करीब खड़ी हुई है, क्रोध को लेके, एंगर के होने वाले इफेक्ट को लेके, गुस्से के होने वाले प्रभावों को लेकर, दैट मेडिसिन इज कोलोसिंथ, जिसपे हम डिस्कस करेंगे। जिसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, आप ये समझिए कि आप उसको समझने की कोशिश करेंगे, और इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि आप देखते ही पहचान लेंगे इसको तो कोलोसिंथ ही देनी है। आमतौर पे हमारी होम्योपैथिक फ्रेटर्निटी में कोलोसिंथ का बहुत छोटा इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा पेट दर्द के लिए देंगे, दूसरा बहुत हुआ तो साइटिका के लिए दे देंगे। ठीक, लेकिन इससे भी कई गुना बहुत ज़्यादा गहरे इस्तेमाल हैं इसके। तो पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कोलोसिंथ का व्यक्तित्व कैसा होता है। तो हमारी टेक्स्ट बुक्स, हमारे बड़े बड़े जो स्टालवार्ट्स हुए हैं, हमारे बड़े बड़े महान जो होम्योपैथ हुए हैं, एक खास चीज हर कोई कह के गया है उसके बारे में। एक ऐसे आदमी को आप इमेजिन करें जिसको हम जानते ही हैं कि ये चिड़चिड़ा इंसान है, छोटी छोटी बातों में उसको गुस्सा आ जाता है। लोग बाग उसको बोलते हैं यार बड़ा घुन्ना किस्म का इंसान है, उससे तो बात करनी बेकार है, पता नहीं कब किस बात का बुरा मान जाए और पता नहीं कब भड़क जाए। इस तरह का व्यक्तित्व वाला इंसान हमारे टेक्स्ट बुक में क्या कहा जाता है? डॉक्टर H.C. एलन जब अपने की नोट्स में इस चीज को जब डिस्क्राइब करते हैं कोलोसिंथ के बारे में, तो क्या कहते हैं? एक्सट्रीमली इरिटेबल एंड इम्पेशेंट, हद से ज्यादा चिड़चिड़ा इंसान। एक्सट्रीमली, एक एक वर्ड पे ध्यान देना, एक्सट्रीमली इरिटेबल एंड इम्पेशेंट, बर्दाश्त नहीं है। अगर बच्चे को लेके आएंगी माएँ तो क्या बोलेंगी? डॉक्टर साहब इसको कोई चीज बर्दाश्त नहीं है, छोटी सी बातों में एकदम जोर से गुस्सा हो जाता है बहुत। हस्बैंड के बारे में वाइफ बताएगी, वाइफ के बारे में हस्बैंड बताएगा, तो इसी तरह की बातें करेगा कि भाई थोड़ा सा सब्र होना चाहिए इंसान में, लेकिन ये देखो इनको तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो तुरंत तुरंत अजीब सा लगे, अरे ये क्या हो गया। क्या कहते हैं डॉक्टर H.C. एलन? एक्सट्रीमली इरिटेबल एंड इम्पेशेंट। डॉक्टर T.F. एलन अपनी एनसाइक्लोपीडिया में इसी चीज को दूसरी तरीके से डिस्क्राइब करते हुए क्या कहते हैं? हर एंगल से आप समझ जाओ ताकि देखते ही आप पहचान जाओ। क्या कहते हैं डॉक्टर T.F. एलन? एवरीथिंग annoys him, everything annoys him, even the merest trifles। merest trifle, सड़ी सी बात है लेकिन उससे वो खींच जाएगा, उससे वो चिढ़ जाएगा, उससे वो गुस्सा हो जाएगा। merest trifles, हर छोटी छोटी बातों में। तो उसको लोग बात पहचानते ही हैं कि ये साला बहुत चिड़चिड़ा इंसान है। हम जब छोटे छोटे थे तो हमारे साथ वालों में, हमारे फ्रेंड्स का
फ्रेंड्स ग्रुप जो था उसमें एक का बड़ा भाई था, उसको हर कोई ये जानता था कि यार इसके तो मुंह लगना बेकार है, ये सड़ी सी बात पे कभी भी भड़क जाता है, गुस्सा हो जाता है, चिल्ला चोट करने लग जाता है, लड़ने झगड़ने लग जाता है। तो जरा जरा सी बात, मतलब बल्कि डॉक्टर टीएफएल ने तो कह दी एवरीथिंग एनॉयज हिम, हर चीज से इसको चिढ़ होती है, हर चीज से ये खींच जाता है, हर चीज से ये गुस्सा हो जाता है, हर चीज से ये झुंझला जाता है। इवन द मियरेस्ट ट्राइफल्स, भले ही वो बड़ी छोटी सी, सड़ी सी, बड़ी तुच्छ सी बात क्यों ना हो, इस तरह का व्यक्तित्व वाला आदमी। इसी को अपनी तरह से डिस्क्राइब करते हुए डॉक्टर बोरिक क्या कहते हैं? डॉक्टर बोरिक कहते हैं ये दवा खास तौर से ऐसे लोगों के लिए सूटेबल होती है, इट इज स्पेशली सूटेबल फॉर इरिटेबल पर्संस इजिली एंगर्ड, चिड़चिड़े, ऐसे चिड़चिड़े लोग जो आसानी से गुस्सा हो जाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में बोला जाए यार उसकी तो नाक पे ही गुस्सा रखा रहता है। एंड इल इफेक्ट्स देयर फ्रॉम, और उसके बाद उनको इल इफेक्ट्स आते हैं। सड़ी सी बात में गुस्सा हो गए, सड़ी सी बात में चिड़चिड़ा गए, जरा सी बात पे गुस्सा आ गया, और उसके बाद उनको वो परेशानी झेलते हैं, उसके बुरे प्रभाव झेलते हैं। और महान होम्योपैथ जो बिल्कुल एकदम वो कीनोट से भी छोटे तरीके से एक मेडिसिन को समेट देते हैं एक वर्ड में या एक आध लाइन में, ऐसा गुण अगर किसी डॉक्टर में मिलता है पूरे होम्योपैथिक इतिहास में कि पूरे के पूरा जो सार है एक रेमेडी का, उसको कुछ एक लाइन में या एक वर्ड में समेट दे, तो वो था द ग्रेट डॉक्टर सीएम बोगर के पास। द ग्रेट डॉक्टर सीएम बोगर इसके बारे में क्या कहते हैं? सिर्फ 2-3 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन कोलोसिंस के चैप्टर में लिखा हुआ वर्स, मतलब ये वर्स होता है या ये तकलीफ में आता है या परेशानी में आता है। दूसरा वर्ड लिखा है एंगर, गुस्से की वजह से, और तीसरा वर्ड लिखा है इजीली वेक्स्ड। नाउ व्हाट इज दिस वेक्स्ड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्स्ड? कैन एनीबडी टेल मी? झुंझला जाना, चिढ़ जाना या चिंतित, वरीड हो जाना। वेक्सेशन इज द स्टेट ऑफ माइंड, और वो स्टेट ऑफ माइंड क्या होती है? स्टेट ऑफ माइंड बीइंग एनॉयड, या तो झुंझला गया, चिढ़ गया, या तो फ्रस्ट्रेटेड और वरीड, ऐसी अवस्था। तो और आगे आखिरी वर्ड क्या बोलते हैं? एग्रावेटेड पेन्स। इससे इसको कहीं पे भी दर्द या तकलीफ की शिकायत हो जाती है। ऐसे कई बार मैंने लोगों को कोलोसिस से ट्रीट किया है कि उनको साइटिक नर्व का पेन हो रहा है और कारण था गुस्सा। ऐसे कई पेशेंट को ट्रीट किया गया है कि आपने अक्सर सुना होगा, बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि डॉक्टर साहब गुस्से के कारण ना सर फट रहा है, बिल्कुल एकदम गुस्से के मारे सर फटा जा रहा है। अगर कोई ऐसा बोले या पेशेंट की बात सुन के आपको समझ में आए, द रेमेडी इज कोलोसिंथ। द रेमेडी इज नन अनदर देन कोलोसिंथ। ठीक, इसको सही तरीके से अब अपन ने समझ लिया कि किस तरह का व्यक्तित्व होता है। ठीक, एक और एंगल से समझ लेते हैं इसके व्यक्तित्व को।
महान डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग क्या कहते हैं, वही कहा उनने सेम, कि एक्सट्रीमली इरिटेबल एंड इम्पेशेंट, जैसा कि डॉक्टर एस.सी. एलन ने कहा, हद से ज्यादा चिड़चिड़ा होता है और बेसब्रा होता है। इम्पेशेंट, सब्र नाम की चीज नहीं रहती, तुरंत भड़क जाएगा, एकदम खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल एकदम, ये भी नहीं सोचेगा नहीं यार, मतलब बर्दाश्त का मादा ही नहीं होता है, नाक पे गुस्सा रखा रहता है। ठीक है, हमारे रिश्तेदारों में एक ऐसी लड़की थी जो इसी तरह की थी। तो उसका नाम क्या रखा था मालूम है लोगों ने? क्या बोलते थे उसको? उसको बोलते थे ये ततैया है। ततैया समझते ना? क्या करती ततैया? जरा सा उसको छोड़ो तो तुरंत आगे पलट के डंक मारती है, भागेगी नहीं वो। बात समझ में? इज एक्सट्रीमली इरिटेबल एंड इम्पेशेंट, नथिंग सीम्स राइट, उसको कोई भी चीज सही नहीं लगती है। और एक खास लक्षण होता है कोलोसिंथ के व्यक्तित्व का, कि हस्बैंड मान लो थोड़ा सा लेट आया, आपको केस टेकिंग के टाइम जब आप उसकी वाइफ से पूछ रहे हैं या बच्चे के बारे में उसकी मां से पूछ रहे हैं, एक लेडी अपने हस्बैंड के बारे में डिस्क्राइब कर रही थी, वो बिल्कुल कोलोसिंथ था। क्या बोलती है, इनसे सिर्फ इतना पूछ लो कि भाई इतना लेट कैसे हो गए। कभी ऑफिस से लेट आया और पूछ लो कि इतना लेट कैसे हो गए, क्यों तेरे बाप की खाता हूं जो तेरे से पूछ के जाऊंगा कहीं पे? पूछना नहीं आज के बाद मेरे से। बच्चों से मम्मी ने पूछा बेटा कहां जा रहे हो, अरे यार जब भी निकलता हूं पूछने लग जा। मतलब सवाल करने से, ये खास लक्षण है जिसके बारे में डॉक्टर हेरिंग ने भी बताया है, डॉक्टर एच.सी. एलन ने भी बताया है। क्या बोला है? बिकम्स एंग्री और ऑफेंडेड ऑन बीइंग क्वेश्चनड। सवाल, डॉक्टर बोरिक ने भी बताया है, डॉक्टर टी.एफ. एलन ने बताया है, डॉक्टर हेरिंग महान सारे होम्योपैथ ने बताया है, डॉक्टर लिप्पे ने भी बताया है कि इससे आपने कोई सवाल किया या थोड़ा सा भी दबाव डाला, नहीं बताओ कहां गए थे, नहीं बता रहे, जब देखो जब पीछे पड़े रहे तो ऐसे भड़क जाएगा तुरंत। क्वेश्चन, सवाल किया आपने या जरा सा दबाव डाला जवाब देने के लिए कि वो भड़क जाएगा। कई बार तो पेशेंट ही बात करते करते भड़क जाते हैं। एक पेशेंट का मैं केस टेकिंग ले रहा था, माइग्रेन का केस था, सरदर्द का केस था, सॉरी सरदर्द का केस नहीं था, रूमेटाइड आर्थराइटिस का केस था। मैंने उनसे एक बार एक सवाल पूछा तो उनने उस सवाल पे ध्यान नहीं देते हुए कुछ दूसरी बात बताई। फिर मैंने फिर पूछा तो अरे डॉक्टर साहब बता तो दिया, क्यों बार बार ये पूछ रहे हैं? आप तो सरदर्द की दवा दो और खत्म करो। दिस टाइप ऑफ नेचर कोलोसिंथ कि या तो वो उसको चोट पहुंच जाती है या भड़क जाता है अगर उससे सवाल पूछा जाए तो। बताओ, मां बोलती बताओ इतने अपनी मर्जी के मालिक हो गए, पूछना गुनाह हो जाता है कि भैया कहां जा रहे हो, इतनी लेट क्यों आए और ऐसा क्यों कर रहे हो, उसी में ये भड़क जाते हैं। सवाल नहीं कर सकते या जरा सा भी कोई सवाल पूछने का दबाव नहीं डाल सकते। तो केस टेकिंग के दौरान या उसके अटेंडेंट से पूछने के दौरान इस तरह का व्यक्तित्व आपके सामने निकल के आए
तो आप समझ जाना कि दिस इज द केस ऑफ कोलोसिंथ। ठीक, इतना और ऐसी चिड़चिड़ाहट होती है कि गुस्से में जब आ जाता है ये, तो गुस्से में जो चीज हाथ में रहती है फेंक देता है, फिर वो टूटे या कुछ भी हो। डॉक्टर एस सी एलन क्या बोलते हैं इसके बारे में? इरिटेबल थ्रोज थिंग्स आउट ऑफ द हैंड्स। ऐसा चिड़चिड़ा कि चिढ़ गया तो जो हाथ में है वो उठा के फेंक देगा, जो भी हाथ में है। तो ये तो हमने समझ लिया कि ये किस तरह का इसका डिस्पोजिशन होता है। ये अभी हमने क्या समझा? क्या समझा अभी? डिस्पोजिशन समझा, उसकी प्रवृत्ति समझी, उसका यूजुअल मूड और उसका बिहेवियर समझा। इस तरीके, और डिस्पोजिशंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको आप समझ गए, इसको आपने घोल के पी लिया, आप तुरंत देखते ही समझ जाओगे कि ये कोलोसिन का पेशेंट है। एक तो ये एक बात हो गई। अब अपन दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे चलते हैं कि गुस्से की वजह से अगर क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, क्या क्या समस्याएं आए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ह्यूमन बीइंग को, बच्चे को, बूढ़े को, जवान को, औरत को, स्त्री को, किसी को भी किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं जब हमको कोलोसिंथ के बारे में सोचना चाहिए। ठीक, एक डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया होगा स्टेफिस अग्रिया और इसके बीच में। स्टेफिस अग्रिया दबा लेता है, पी लेता है, वो बड़ा सभ्य किस्म का इंसान होता है। एक डिग्निटी वाली बात होती है उसके अंदर कि नहीं यार, यहां पे अपन अगर कुछ बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, भाई ये नंगे हैं तो हम इस तरीके के थोड़ी ना है, इस तरह की वाली बात आ जाती है। बट कोलोसिंथ के केस में ऐसा नहीं होता। मैंने बोला ततैया, याद रखना, इम्पेशेंट, याद रखना, इतना सब्री नहीं रहता कि बाद में देख लेंगे, बाद में बात कर लेंगे, तुरंत। और ये एक्सट्रीम में होता है। लोग बाग जानते हैं भैया इसके तो मुंह ही मतलब हो, इसके तो नाक पे गुस्सा बैठा रहता है, ये बहुत घुन्ना इंसान है, ये बहुत चिड़चिड़ा इंसान है। ऐसा आदमी, ऐसा इंसान कोलोसिंथ डिस्पोजिशन वाला होता है। नाउ ये डिस्पोजिशन के बारे में बात कर ली अपन ने, है ना, बल्कि एक और शब्द, एक और रूब्रिक का इस्तेमाल किया जाता है, अपने रिपर्टरी में दिया गया है, ठीक है ना, मोरोज। एक और तरीके से हम समझें इस तरह के व्यक्तित्व, सुनो, मोरोज। एंड व्हाट इज दिस मोरोज? क्या होता है मोरोज का मतलब? आप अपनी रिपर्टरी खोलेंगे ना तो उसमें दिया हुआ है मोरोज, बहुत बड़ा रूब्रिक है भाई। किस तरह के केस टेकिंग करने के दौरान किस तरह का व्यक्तित्व निकल के आएगा, तो हमारे पास ये रूब्रिक आएगा कि ये मोरोज मूड वाला है। एक शब्द में बोले तो जिसको अपन बोलते हैं बदमिजाज है, इसके मुंह मत लगो, ये इल टेम्पर्ड वाला है, मोरोज। ठीक, तो कोलोसिंथ कैसा मोरोज होता है? कोलोसिंथ किस तरह का मोरोज होता है? कोलोसिंथ किस तरह का बदमिजाज होता है? कोलोसिंथ किस तरह का इल टेम्पर्ड वाला होता है? बिकम्स ऑफेंडेड एट एवरीथिंग, हर चीज से उसको चोट पहुंच जाती है। तू बोल दिया तो उस पर झगड़ा कर लेगा, ऐसे देख लिया तो उस पर झगड़ा कर लेगा, घूर, क्यों है बहुत घूर रहा तू, ऐसे खड़े हो जाएंगे, मालूम है, ऐसे खड़े हो जाएंगे, आपने थोड़ा सा ऐसे देखा 2 मिनट, क्यों है बहुत घूराघारी कर रहा है, बिल्कुल तैयार, सब्र नहीं बिल्कुल। हर चीज, ऐसा इल टेम्पर्ड इंसान कि बिकम्स ऑफेंडेड एट एवरीथिंग, हर चीज से उसको चोट पहुंच जाती है। एक नंबर का घुन्ना इंसान, एक नंबर का बदमिजाज इंसान, इस तरीके का। लेकिन मैं बोल रहा हूं
हमारी रेमेडीज पॉलीक्रस्ट हैं। कभी भी किसी रेमेडी को प्रेजुडिस में मत बांधना। ये एक हिस्सा मिल गया कोलोसिंथ का, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई शांत व्यक्ति वाला आ जाए, अब उसने गुस्सा कर लिया था, उसके बाद से उसको प्रॉब्लम है और वो आपसे तमीज से बात कर रहा है। लेकिन अगर कारण, अब अपन आते एलिमेंट्स में, अब हम आते कॉजिशंस में। मैंने बोला था ना, अगर शॉर्ट में, अगर आपको पिछली बार बताया था, अगर किसी केस को देखना है तो क्या देखना है? डिस्पोजिशन, डिजायर एंड कॉजिशन। ठीक। और ये लोग इस तरह के भी होते हैं, बिल्कुल स्टेफिसग्रिया टाइप की, एंगर विथ इंडिग्नेशन, इसका कॉम्बिनेशन। किसी भी व्यक्ति के अंदर ये मिले, उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ हो, वो इस तरह की बातें कर रहा हो कि नहीं, मेरे साथ बहुत गलत हुआ। और मजे की बात यह है कि अपनी हिंदुस्तानी फैमिलीज में खास तौर से फीमेल्स इस तरह की प्रॉब्लम आ गई, थायराइड की प्रॉब्लम लेके आ गई माइग्रेन्स की प्रॉब्लम लेके आ गई, ये प्रॉब्लम लेके, और क्या बता रही हैं? अक्सर ये बोलते हुए मिल जाती हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हुआ, पार्शियलिटी। जब काम था तो मीठी मीठी बात करके काम निकाल लिया डॉक्टर साहब, और फिर दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के जब काम निकल गया तो फेंक दिया। या हमको तो ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं, जब उनकी खुद की लड़की आती है, बहू बोलती है, तो उनको कुछ और हमारे साथ ऐसा। ये बहुत मिलेगा इस तरह का डबल स्टैंडर्ड वाला व्यवहार, आपको बहुत मिलेगा कि दूसरे की लड़की बहू बन के आई है तो उससे एक तरह का व्यवहार, और खुद की बिटिया घर आ रही है अपने ससुराल से तो उसके साथ दूसरे तरह का व्यवहार। तो ये बहू बोलती है, साला हम रात दिन इनके लिए जरा हैं, इनके लिए सारी चीजें कर रहे हैं, और ये देखो हमारे साथ ऐसा ट्रीटमेंट, मतलब इस तरीके का पार्शलिटी वाला ट्रीटमेंट। तो इस तरीके के हमारे साथ पार्शलिटी हुई, हमारे साथ अन्याय हुआ, या हमारे साथ गलत हुआ, इस फीलिंग को कहा जाता है इंडिग्नेशन। ऐसा गुस्सा कहा जाता है इंडिग्नेशन। व्हाट इज इंडिग्नेशन? सोचो, एक एक शब्द को अच्छी तरीके से समझ लेना, नहीं तो पढ़ोगे। इंडिग्नेशन का मतलब होता है ऐसी चिढ़ या खींच या ऐसा गुस्सा जो किस वजह से पैदा हुआ हो? अनफेयर ट्रीटमेंट की वजह से। अनफेयर ट्रीटमेंट की वजह से, अन्यायपूर्ण व्यवहार की वजह से, पार्शलिटी की वजह से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनफेयर? What do you mean by unfair treatment? जिसमें आदमी अपने साथ पार्शियलिटी होता हुआ, अपने साथ भेदभाव होता हुआ, अपने साथ छल होता हुआ, अपने साथ कपट होता हुआ, अपने साथ धोखा होता हुआ फील करे, और उसके बाद वो क्रोधित हो जाए, गुस्सा पल जाए। ऐसा गुस्सा कहलाता है इंडिग्नेशन। समझ जाना इंडिग्नेशन को। तभी जब पेशेंट आपके साथ बात करेगा या करेगी, तब आप समझ पाओगे कि इसको एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिग्नेशन है।
क्यों डॉक्टर सुषमा? Yes, sir. Yes, क्लियर हुआ? yes, sir. कि ये इंडिग्नेशन में है। तो एंगर विथ इंडिग्नेशन, और ये हमारे यहाँ खास तौर से बहुओं के साथ बहुत होता है, बहुत आती है, बहुत बीमार हैं, कोई प्रॉब्लम लिए हुए हैं, थायराइड हो गया इतनी कम उम्र में, और आप ये देख रहे हो कि उसके साथ इस तरह का अनफेयर ट्रीटमेंट। ऐसे बोलती हैं जब काम होता है, बिल्कुल हमको तो काम वाली बाई समझ लिया है, काम होता है, ये बनाना है, ये काम करना है, तो ठीक। और जब घर में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो हमको तो बिल्कुल एकदम कुछ समझे ही नहीं जाता, महत्व ही नहीं दिया जाता, ना हमसे कोई राय मशवरा किया जाता है। दिस दे आर फीलिंग दैट दे आर गेटिंग ट्रीटेड अनफेयरली। या जब काम था तो बड़ी मीठी मीठी बातें करते थे, अब काम निकल गया तो पूछते तक नहीं, तो ये आदमी अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है, ये आदमी, और उसकी वजह से वो क्रोधित है, गुस्सा है। देन आप समझे दिस इज इंडिग्नेशन। इतनी क्लैरिटी से आपके सामने इंडिग्नेशन होना चाहिए कि पेशेंट बोले और आप तुरंत समझ जाओ कि ये इंडिग्नेशन का शिकार हो गया है। Yes. बात समझ में आई? ऐसी एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि दिस इज इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन इज नथिंग बट इट इज एंगर, annoyance provoked by unfair treatment। ध्यान रखना। तो कोलोसिंथ के पेशेंट आपको मिल जाएंगे, ये क्रोधित हैं। क्यों? क्योंकि ये समझते हैं कि इनके साथ कोई धोखा हुआ है, इनके साथ कुछ कपट हुआ है, इनके साथ कुछ अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है, या इनको चोट पहुंचाई गई है किसी बात से के द्वारा, और ये गुस्से में है उसके प्रति। सामने एक लेडी मुझसे बोलती है, सामने सामने तो हमारी सास हमसे बेटा बेटा करके ये काम वो काम फलाना डिमका, और मैंने उस दिन सुना वो अपनी बेटी से मेरे बारे में ऐसी ऐसी, तो मैं वहां से गुजर रही थी तो मैंने सुन लिया, वो ऐसी ऐसी बातें कह रही थी मेरे बारे में। देखो ये तो धोखाधड़ी है ना। तब से मुझे इतना गुस्सा है, आज भी याद करती हूं ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। दैट इज इंडिग्नेशन। तो हमारे साथ गलत हुआ, हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ छल हुआ, हमारे साथ कपट हुआ, हमारे साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ, हमारे साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ, ऐसी भावना को लेकर अगर कोई व्यक्ति क्रोधित है, गुस्सा है, तो उसको कहा जाता है एंगर विद इंडिग्नेशन। टेक्स्ट बुक में खाली पढ़ लेने से काम नहीं हो जाता कि एंगर विद इंडिग्नेशन सर के ऊपर से चला जाएगा, उसको जिंदगी में जाके समझना पड़ता है, उसको पेशेंट्स के साथ समझना पड़ता है, उसको इस तरीके से समझना पड़ता है कि आप इमीडिएटली उस चीज को कैच कर पाए। एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। लेकिन एंगर ऑफ विद इंडिग्नेशन के साथ में आपकी कोलोसिन स्टेफिस सब आ जाती, लेकिन अगर साथ में एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी, उसके बाद से ये बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, देन वो कोलोसिन हो गया। और चिड़चिड़ा नहीं हुआ, अंदर ही अंदर उबल रहा है, तो फिर वो स्टेफिस हो गया। दोनों ही बीमार पड़ते हैं। मेरे पास तो ऐसे ऐसे केसेस आए हैं स्टेफिस के एंगर विद इंडिग्नेशन है,
और बड़ी रेयर चीजें जो आमतौर पे होती नहीं है, फीमेल्स में बाल्डनेस आने लग गई, हार्मोनल डिस्टरबेंसेस हो गए, थायराइड की गोली खा रहा आदमी, पीसीओएस के शिकार हो गए, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो गई, माइग्रेन की शिकायत हो गई। ठीक, तो इस इतनी सारी जो ये मैंने अभी रायता फैलाया, इसको एक लाइन में डॉक्टर हेरिंग क्या बोलते हैं? एंगर विथ इंडिग्नेशन एंड एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी। इंडिग्नेशन के साथ एंगर और हद से ज्यादा चिड़चिड़ापन, थ्रोस थिंग आउट ऑफ हिज हैंड, चिड़चिड़ गुस्से में, चिड़चिड़ापन में हाथ से चीजें फेंक देता है। ठीक, समझ गए? नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि एंगर से किस किस तरह की प्रॉब्लम होती है, इसको बहुत खूबसूरत तरीके से डिस्क्राइब करते हुए डॉक्टर केंट कहते हैं, पेन्स ऑकर्स इन द फेस, एब्डोमेन, along the course of nerves। क्या बोलते हैं डॉक्टर केंट? चेहरे में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, नर्व के कोर्स में दर्द होता है। साइटिका इज वन ऑफ द पेन along the course of the nerves। और डॉक्टर केंट कहते हैं, और प्राय ऑफनली इन सब तकलीफों का एक ही कारण होता है कोलोसिस में, एंड दैट इज एंगर विथ इंडिग्नेशन। ऐसा क्रोध, ऐसा गुस्सा जहां उसको एहसास हो रहा है कि यार मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ छल हुआ है, मेरे साथ कपट हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है। ऐसी बात को लेके गुस्सा, उसकी जो पूरा सार निकल के आएगा केस का, वो निकल के आएगा। तो इसलिए आगे कहते हैं डॉक्टर केंट, हेंस, इसलिए ऐसे घमंडी लोग, ऐसे हॉटी पीपल, हॉटी पर्सन्स, हॉटी का मतलब क्या होता है? HAUGHTI, हॉटी। अपने यहां एक रूब्रिक दिया हुआ है माइंड चैप्टर में, हॉटी, HAUGHTY, हॉटी। क्या मतलब हॉटी का? अभिमानी, अहंकारी, जो अपने कोई अहम है उसके अंदर, घमंडी। तो इसलिए ये कहते हैं, भाई चोट क्यों पहुंच गई उसको? भाई अहंकार को, घमंड को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या बोला जाता है मालूम है? बड़ी बड़ी स्पिरिचुअल बुक्स में, गीता में, कुरान में, इस तरह की स्पिरिचुअल बुक्स में क्या बोला गया है अहंकार को? बोलते अहंकार एक निकला हुआ बड़ा फोड़ा रहता है, फोड़े की तरह होता है, जो चलते फिरते टकराता है और तकलीफ पहुंचाता है। किसी ने यूं देख लिया तो गुस्सा आ गया, अरे ऐसे कैसे देखा, उसकी इतनी हिम्मत। किसी ने बातों बातों में थोड़ा सा तू बोल दिया, थोड़ा सा करीबी महसूस किया तो आपसे तू में आ गया, उसमें भड़क गए। तो इसलिए ये कह रहे हैं डॉक्टर केंट कि इसलिए ये जो कोलोसिंथ है, हेंस ऐसे लोग, पर्सन्स हु आर हॉटी एंड इजली ऑफेंडेड और शैग्रिन्ड, आसानी से जिनको चोट पहुंच जाती है या शैग्रिन्ड हो जाते हैं। वर्ड सुना शैग्रिन? CHAGRIN, शैग्रिन, जो आसानी से खींच जाते हैं, जो आसानी से झुंझला जाते हैं, जिनको आसानी से चोट पहुंच जाती है, ऐसे घमंडी लोगों को कोलोसिंथ की कंप्लेंट्स आती हैं। अपने आप को कुछ समझता है तभी तो छोटी छोटी बातों में चोट पहुंच लग जाती है उसको। उसका अहंकार, उसका अभिमान बड़ा है, इसलिए तो छोटी छोटी बातों में चोट पहुंच जाती है उसको, छोटी छोटी बातों में झुंझला जाता है। थोड़ा सा वेट करना पड़ा आपके यहां तो वो उसकी शान के खिलाफ हो गया, आपके क्लिनिक में उसमें झुंझला गया।
उस वक्त मुझे कोलोसिन के बारे में जानकारी नहीं थी, मैं बहुत शुरुआती प्रैक्टिस के टाइम बता रहा हूँ। अब जब मैं कोलोसिन को समझा तो समझ में आया मुझे, मेरा बहुत शुरुआती प्रैक्टिस की बात है। मेरे क्लिनिक के केबिन के बाहर मैंने लगा के रखा था, कृपया जूते चप्पल उतार के अंदर आए, क्योंकि अंदर केबिन में कारपेट बिछा हुआ था। तो वो एक आदमी आया, बैठा, मैंने देखा, मैंने बोला, अरे यार चप्पल पहन के आ गए, आप चप्पल उतार के आइए। बस इतना बोला मैंने, यूं उठा गुस्से से, धड़ धड़ निकला और धम्म से दरवाजा पटकते हुए बाहर निकल गया। वो आया नहीं दोबारा। मैंने बोला ये क्या हुआ? सी, एक्सट्रीमली इरिटेबल एंड इम्पेशेंट। Yes, sir. ठीक है ना? किसी ने टाइम दिया थोड़ा सा 5 मिनट, वो बेचारा खुद लेट हो गया, उतने में वो गुस्से में पैर पटकते हुए चल दिए। इतना घमंड, इतनी आसानी से छोटी छोटी बातों की चोट पहुंच जा रही है। ठीक, इसलिए डॉक्टर केन कहते हैं कि इसलिए घमंडी लोग जो आसानी से झुंझला जाते हैं, जिनको आसानी से चोट पहुंच जाती है छोटी छोटी सड़ी सड़ी सी बातों में, जो आसानी से चिढ़ जाते हैं, आसानी से खींच जाते हैं, ऐसे लोगों को कोलोसिंथ की कंप्लेंट आती है। ठीक है? तो क्रोध करने के बाद एंगर विल बी फॉलोड बाय, डॉक्टर केंट कहते हैं, या तो कोई वायलेंट न्यूरैल्जिया, न्यूरैल्जिया ऑफ द टीथ, न्यूरैल्जिया ऑफ द फेस, न्यूरैल्जिया ऑफ द साइटिक नर्व, या न्यूरैल्जिया इन द हेड, न्यूरैल्जिक पेन, या आईज, या न्यूरैल्जिया डाउन द स्पाइन एंड द इंटेस्टाइन्स। क्रोध के बाद। और वही डॉक्टर केंट कहते हैं, अगर कोई बोले ना गुस्से के बाद से सर फट रहा है, टीयरिंग पेन इन स्कैल्प आफ्टर एंगर, या ब्रॉट ऑन बाई एंगर, बस ये वो थोड़ी सी बात, उस पर गुस्सा आ गया था, तब से डॉक्टर साहब सर फट रहा है, द रेमेडी इज कोलोसिंथ। पेट में मरोड़ वाला दर्द, इंडिग्नेशन की वजह से। एंड इंडिग्नेशन क्या होता है अभी बता चुका। Yes, sir. पेट में मरोड़ वाला दर्द, अरे छोटे बच्चों को डांट दिया, नहीं अभी नहीं दिलाएंगे, बस उसको ही उसने सोच लिया कि यार गलत हुआ, पापा ने देखो दिलाया नहीं मेरे को, और उसी रात को या दूसरे दिन से वो उसको पेट दर्द हो रहा है। एंड डॉक्टर केंट कहते हैं अच्छा मरोड़ वाला दर्द होता है बेंडिंग डबल, जिसमें कि वो ऐसे पेट पकड़ के बैठ जाता है, एंड ऑफुल टेनिसमस, ठीक है, दस्त हो जाए गुस्से के बाद, डिसेंट्री पेचिश हो जाए इंडिग्नेशन की वजह से, रोष की वजह से, एंड विद ऑफ, अगर इसको होती है गुस्से या इंडिग्नेशन या एंगर की वजह से दस्त हो गए, डिसेंट्री हो गए, तो तुरंत आप कोलोसिन कैसे पहचान लोगे? जबरदस्त मरोड़ के साथ होती है। ऑफुल टेनिसमस मतलब ऐसी मरोड़ होती है रेक्टम के उधर, डायरिया या डिसेंट्री के साथ, और कारण इंडिग्नेशन या एंगर की ऑफुल, क्या बोलते हैं? ऑफुल टेनिसमस। डॉक्टर केन क्या बोलते हैं? ऑफुल टेनिसमेंट। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफुल? भयंकर। एक शब्द में बोले तो भयंकर, बहुत ज्यादा, डरावना। आदमी डरे कि फिर से वैसी दस्त का अटैक आएगा, इतना भयंकर दर्द होता है, इतनी जबरदस्त तकलीफ होती है। ऑफुल टेनिसमस, ऐसी मरोड़ के साथ। इस तरीके से होने वाली प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करते हैं
डॉक्टर केन, और इसको एक लाइन में अपने की नोट में, चूंकि वो की नोट है, डॉक्टर एच.सी. एलन क्या कह देते हैं? अफेक्शंस फ्रॉम एंगर विथ इंडिग्नेशन, एंगर के साथ इंडिग्नेशन से होने वाली प्रॉब्लम्स, और वो 4 प्रॉब्लम्स गिना देते हैं: कोलिक, मरोड़ वाला पेट दर्द, वोमिटिंग या तो उल्टियां करने लग जाए, डायरिया या तो दस्त का शिकार हो जाए, या तो मेंसेस सप्रेस्ड हो जाए। मेंसेस आने वाले थे, पापा ने डांट दिया, पापा ने झापड़ मार दिया, या शादीशुदा है तो सास ने बुरा भला कह दिया, हस्बैंड से झगड़ा हो गया, गुस्सा आ गया, हस्बैंड ने हाथ उठा दिया, गुस्सा आ गया, उसको लगा कि मेरे साथ गलत हुआ, और मेंसेस की डेट जो थी वो नहीं आई, सप्रेस हो गए मेंसेस, या आ रहे थे तो बंद हो गए। 4 दिन चलने वाले 1.5 दिन में ही बंद हो गए, बीच में ऐसा कुछ हो गया। आफ्टर डिलीवरी के बाद गुस्से वगैरह की वजह से लोकिया सप्रेस्ड हो जाए, जबरदस्त पेट में दर्द होने की वजह से के साथ। बात समझ में आई? द रेमेडी इज कोलोसिंथ। डॉक्टर हेरिंग क्या बोलते हैं? सप्रेशन ऑफ लोकिया विथ वायलेंट कोलिक फ्रॉम एंगर और इंडिग्नेशन, क्रोध या रोष। इंडिग्नेशन इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ, बेसिक इमोशन इज एंगर एंड इंडिग्नेशन इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एंगर। एंगर मेन ब्रांच है, इससे निकली हुई अलग अलग ब्रांच होती हैं: वायलेंसी, इंडिग्नेशन, रेज, इरिटेबिलिटी, ये अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। और कभी किसी को गुस्सा आ गया जब किसी भी वजह से, और उसके बाद से ऐसी बेचैनी हो रही है कि नींद नहीं आ रही है, स्लीपलेसनेस विथ रेस्टलेसनेस आफ्टर एंगर, है ना, ये गुस्सा किया उसके बाद से कहीं कोई दर्द उठ गया और बेचैनी के साथ नींद नहीं आ रही है, द रेमेडी इज कोलोसिंथ। तो ये बेसिक चीजें समझ में आई। अभी एक और लेक्चर लेंगे अपन, उसमें रूब्रिक के फॉर्म में डिस्कस करेंगे इसको। अभी तो आपने इसका बेसिक डिस्पोजिशन समझ लिया, इससे होने वाली परेशानियां समझ लिया, इसका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है ये समझ लिया आपने। अब इसको रिपीटेड एक्सपोजर दें, क्योंकि रिपीटेड एक्सपोजर ही एक अकेला तरीका है जिससे आप इसको अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। क्लियर? स्टॉप।